ये बात सबको पता है कि नीट में 95% से भी ज़्यादा सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। बट फिर भी उन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है। एनसीईआरटी पढ़ना मतलब क्या? हर चीज़ को रटना। ये बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, वरना एक बहुत अच्छा चांस खो दोगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर नीट मेंटर। और आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट में बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। देखो, अगर तुम लोग स्पेशली बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ना सीख गए ना, तो तुम लोगों को बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और केमिस्ट्री में 160 और 170 और 180 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात आती है कि हम कैसे पढ़ें, इसको पढ़ना कैसे है। तो वही मैं आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस तो हर किसी को पता है कि क्या होती है। यूट्यूब वालों ने, कोचिंग के टीचर्स ने, सब ने चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नीट के पेपर में आते हैं। अगर अभी भी तुम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज से ही स्टार्ट करो एनसीईआरटी पढ़ना। इवन फिज़िक्स का पेपर भी जो था वो 2022 और 23 का जो पेपर था ना, उसमें भी नीट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए थे। और इस बार का फिज़िक्स का पेपर भी तुम लोग देख सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट था। सभी बच्चों की हवा टाइट हो गई थी। तो अगर अब 2026 में पेपर देने वाले हो, 2027 में देने वाले हो, तो आज से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायो की हो। फिज़िक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो मैं तुम लोगों को आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। तुम लोगों को पता है कि नीट के पेपर में 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है, जिस भी कोचिंग में जाते हो तुम लोग, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, या फिर तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस क्लास के नोट्स बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले लेक्चर देखो, बहुत अच्छे से लेक्चर देखना है। अगर तुम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो फिर तुम लोग मोबाइल से देखोगे, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो क्लासेस में जाओ, ठीक है। उसके बाद लेक्चर ले रहे हो, उसके साथ साथ तुम लोगों को अपने नोट्स बनाना है। जब तक भी तुम दो काम कर रहे हो ना, मतलब तुम लेक्चर ले रहे हो और नोट्स बना रहे हो, तो इसके बीच में तुमको एनसीईआरटी को छूना भी नहीं है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि देखो, एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कहीं कहीं तुम लोगों को शब्द उसके बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, तो फिर देखो बाद में बोलोगे कि ये क्या है, ये क्या है, खुद ही परेशान होगे। इससे अच्छा है कि पहले एनसीईआरटी को बिल्कुल छुओ मत, कोचिंग में जाओ, लेक्चर लो, नोट्स बनाओ। इसके बाद ये दोनों काम हो जाए, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ना। इसके बाद तुम लोग अपनी एनसीईआरटी को उठाओ, उसको पढ़ो, ठीक है। क्योंकि देखो, बिना लेक्चर लिए, बिना का नोट्स बनाए तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो तुम लोग घबरा जाओगे कि ये क्या है। सो मैं यही बता रही हूँ अभी तुम लोगों की कि तुम लोगों को सबसे पहले जो है वो लेक्चर लेना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़ना है। ये गलती मत करना कि पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। देखो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल मत उठाना। बायो की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम लोग आज कोचिंग जा रहे हो, तो कोचिंग में मान लो तुम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो उसका पहले का जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ लो कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, और आज हमें ये पैराग्राफ पढ़ाने वाली है मैम, तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ करके जाएं। बायो में कोई दिक्कत नहीं है, और जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो तुमको कोचिंग में समझ जाएंगे। उसके बाद ठीक है, बायो की तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद तुम लोग कोचिंग जाओगे, लेक्चर्स लोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद से तुम लोगों को वापस एनसीईआरटी पढ़ना है। मतलब तुम लोगों को 2 बार एनसीईआरटी पढ़ना है। एक तो क्लास में जाओगे उससे पहले, और क्लास में आने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। बिना एनसीईआरटी पढ़े तो तुम्हारी नैया पार नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में पढ़ते जाते हैं और लाइन अंडरलाइन करते जाते हैं, उन्हें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। मतलब भाई, मैंने किसी किसी बच्चों की एनसीईआरटी देखी है,
उन लोगों की एनसीईआरटी मतलब पूरी हाईलाइट, लाल हरा पीला नीला, भाई क्या है, तुम लोग पूरी एनसीईआरटी को ही कर दोगे रंग बिरंगा, तो फिर तुम लोगों को लास्ट टाइम पर जाकर के समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, कम इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखो पूरी एनसीईआरटी को रंग बिरंगा मत करो, जो वो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मतलब भाई ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, उसको हाईलाइट करो और उसमें लाइन ड्रॉ करो, या तुम लोगों को जो करना है वो हाईलाइट करो, ठीक है। क्योंकि जब तुम खुद एग्जामिनर बनोगे ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। भाई तुमने तो इतने, कम से कम तुम एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनाओ, तो उनमें से 1 या 2 तो पक्का ही आएंगे ही आएंगे। ये सोच के चलो कि भाई इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो भाई आ सकते हैं, तो ये सोच के चलो कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो तुम एग्जामिनर की तरह क्वेश्चन बनाओ, खुद के टीचर खुद बनो। हम तो हमारे टाइम पे ऐसे ही करते थे, खुद के टीचर खुद बनो, खुद को खुद ही पढ़ाओ, ऐसे करना है। कोचिंग में टीचर एक हद तक पढ़ाएगा, उसके बाद तुमको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो उसका पढ़ाएंगे टीचर तो, बट तुम लोगों को घर पे आके खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तो खुद से पढ़ने के लिए खुद के टीचर खुद बनो, खुद की गलतियाँ खुद ढूंढो, जो तुमने गलत किया उसको ढूंढो, सही करो, ठीक है। इसके बाद ना एक टॉपर का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, वो कैसे पढ़ता है। तो देखो तुम लोगों को क्या करना है, मान लो तुम लोग बायोलॉजी की बुक का कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें तुम लोगों को क्या करना है, उसमें तुम लोगों को एक पैराग्राफ लेना है और एक मेथड और एक रूल फॉलो करना है, जो कि हर एक टॉपर करता है अपनी तैयारी के दौरान। ये सीक्रेट की मेथड मैंने तुमको पहले वीडियो में भी बताई है, आज भी बता दे रही हूँ कि ये मेथड होती है WWH, व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे, ठीक है। एक पैराग्राफ लो, उस पैराग्राफ को पढ़ो और उसमें देखो कि ये रूल कहाँ लग रहा है, इसमें क्या पूछा है, क्यों पूछा है और कैसे पूछा है, इसको देखो समझो, और उसमें से क्वेश्चन निकाल के जो एनसीईआरटी में साइड में स्पेस दी जाती है ना, वहाँ पर लिखो, ठीक है। वहाँ पर तुम पॉइंट में लिख सकते हो, तो उस पूरे पैराग्राफ का एक निचोड़ साइड में लिख लेना है। 10 या 12 पॉइंट तो आराम से बन जाएंगे एक पैराग्राफ के, तो वो पॉइंट साइड में लिखो। और अगली बार जब भी टेस्ट के पहले एनसीईआरटी पढ़ना हो ना, तो पैराग्राफ को स्किप करके वो पॉइंट पढ़ना, क्योंकि वो पॉइंट तुमने खुद ने ढूंढे हैं इस रूल के द्वारा। तो वो पॉइंट में तुम लोग जब पढ़ोगे, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, टेस्ट के लिए क्विक होगा, ईजी होगा, ठीक है। तो ये मेथड बहुत अच्छे से याद रखना, WWH। ये मेथड ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, पर जिनको भी पता है उनको इस मेथड का बेनिफिट ज़रूर मिला है, तो तुमको भी ज़रूर मिलेगा। तो तुम भी इस मेथड को फॉलो करना, WWH, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी नीट की जर्नी भी आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है कि तुमको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है वो करना है। उसके बाद WWH रूल फॉलो करना है, पैराग्राफ पढ़ो, ये 3 शब्द ढूंढो, कैसे, क्यों और कब, ठीक है, उनको साइड में लिखो। अगली बार जब भी एनसीईआरटी पढ़ना होगा ना, उसको रिवाइज़ करना, पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा उन 10 पॉइंट्स को रिवाइज़ करना और टेस्ट देने जाना, टाइम भी बचेगा और दूसरे चैप्टर्स को दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाओगे। इससे क्या होगा, जैसे तुम पढ़ोगे ना, बार बार तुम किसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो क्या होगा, तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा तो आगे के तुम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया तो मतलब फिर सब सॉर्ट है। देखो नीट जो है ना, वो घोड़े की रेस नहीं है, बिल्कुल नीट एक रेस नहीं है। बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं तो वो फिर नीट की रेस नहीं हुई। नीट की रेस है कछुए की रेस। धीरे 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 ही वो दिन आएगा जिस दिन तुम अपना एग्ज़ाम दोगे, और मेरी विश है कि सब लोग नीट में सिलेक्ट हो। तो धीरे धीरे तैयारी करो, भागना नहीं है, भागोगे ना तो फिर किसी का भला नहीं होना है। तो अपने उससे चलो, ठीक है, आराम आराम से चलो, लेकिन सब कुछ कवर करते हुए चलो। भागोगे ना तो कुछ कवर नहीं हो पाएगा और एट द एंड जाकर के पछताओगे, काश उसमें इस टाइम आराम आराम से करता तो आज मेरा सब कुछ ईजी हो जाता। देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम से करो, अपनी लिमिट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं डोंट डिपेंड ऑन बुक्स। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो मेन प्रायोरिटी तुम्हारी एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर एनटीए
NCERT बेस्ड ही बनाता है। तो तुम्हारी पूरी कोशिश रहना चाहिए कि तुम लोगों का जो पेपर है, तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो तुम NCERT बेस्ड ही पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तुम लोग दूसरी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन पहले NCERT को पढ़ो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि NCERT तो बाद में, भाई पहले जो बुक लेके आते हैं, बहुत सारी बुक ले आते हैं और घर में ला के ढेर लगाते हैं और उनको पढ़ते हैं। ऐसा मत करो, किसी का भला नहीं होना, तुम्हारा भला तो बिल्कुल भी नहीं होगा और दुकानदार का भला होगा जैसे तुम लोग लाए हो। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक है। अपना मिनिमम कंटेंट रखो, उसको पूरा पढ़ो। 1000 बुक ले आओगे ना, किसी को पढ़ नहीं पाओगे, किसी को टाइम नहीं दे पाओगे। मिनिमम कंटेंट रखो, पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वो पूरा पढ़ने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर बुक लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले NCERT पढ़ो, उसके बाद क्लास के नोट्स पढ़ो, और उसके बाद जो तुमको कोचिंग के मॉड्यूल दिए हुए हैं वो मॉड्यूल पढ़ो। उसके बाद भी अगर तुम लोगों के पास टाइम बच रहा है, तुमको कुछ दूसरी बुक करना है, तो फिर तुम दूसरी बुक ले सकते हो। कौन कौन सी बुक काम आती है वो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो वो तो देख लेना तुम लोग, ठीक है। पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ना, पहले जो बुक बाहर से लाए हैं वो बुक पढ़ेंगे, उसके बाद मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास के नोट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद NCERT पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है उसको तुम सबसे नीचे प्रायोरिटी में रख रहे हो। ऐसा मत करो, NCERT गुस्सा होंगे ना, फिर श्राप दे देगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी NCERT को रखो, क्योंकि वो ही एक वरदान है तुम्हारे लिए जो तुमको नीट क्रैक करवाएगी। कि 1000 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक NCERT पढ़ोगे ना, उससे भी नीट क्लियर हो जाएगा। अदर दिन तुम लोग वो बुक्स पढ़ रहे हो, वो बुक्स पढ़ रहे हो, घर में अपने को दुकान नहीं खोलना है बुक्स की, तो अपने को नीट क्रैक करना है, तो अपन उसी पे फोकस करें, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को बायो की NCERT में क्या क्या पढ़ना है। देखो, बायो की NCERT में आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। NCERT की एवरी लाइन, इंट्रोडक्शन से समरी तक सब कुछ, डायग्राम्स के लेबल्स तक को भी पढ़ना है, डायग्राम को देखना है, लेबल्स को देखना है, साइंटिस्ट के नामों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज के टाइम पर साइंटिस्ट के नाम पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। NCERT की हर एक लाइन को भी पढ़ना है। और इसके बाद जो टेबल दिए होते हैं ना NCERT में, कहीं कहीं ब्लू टेबल, पिंक टेबल, जो भी कलर के टेबल, ग्रीन, तो उन टेबल्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। हम लोग इनको को इग्नोर कर देते हैं कि इनसे क्या ही आएगा, बट इनसे ही आता है। नीट में जब आ जाता है, जब सोचते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ NCERT के अंदर से ही आता है, ठीक है। अगर तुम लोग 2026 की तैयारी कर रहे हो तो तुम लोगों की को बहुत अच्छे से जान लेना है, पहचान लेना है। तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने बचे हैं। कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, चैनल पे देख लेना। बट NCERT में क्या पढ़ना है आज की वीडियो में मैं तुमको बता चुकी हूँ, तो ठीक है। अपनी NCERT को सबसे पहले रखो। सबसे पहले तुम्हारे वही होना चाहिए टॉप लिस्ट में कि NCERT मुझे पढ़ना है कैसे भी करके। कितनी बार पढ़ना है, जितनी बार तुम्हें टाइम मिले नीट के पेपर तक उतनी बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली पूरी NCERT, 2 बार पढ़ ली, नहीं। टॉपर्स अपनी NCERT को 20 से 25 टाइम तक पढ़ते थे, तो तुम लोगों की तो अभी 1 या 2 बार ही हुई होगी। तो तुम लोगों को अपने नीट के पेपर तक जितनी बार हो सके ना, उतनी बार NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ने का बहाना ढूंढना है कि कब मुझे NCERT पढ़ने का टाइम मिले। आज कोचिंग की छुट्टी है, अगर आज रिविज़न करने का टाइम है तो NCERT पढ़ो, छुट्टी है तो NCERT पढ़ो, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो की NCERT पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद फिज़िक्स की NCERT कैसे पढ़ना है वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी, बहुत ब्रीफ में बताऊँगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और आज तो मैंने बता दिया तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस बात को ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। आँख देखे मक्खी नहीं खाना है, रास्ता बता दिया है। यूट्यूब पर और भी सारी वीडियोस होंगी, NCERT कैसे पढ़ें देख सकते हो। ये वीडियो देखी है तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप सो कि तुम लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। पूरी वीडियो देखना, इसके बाद ही एंड में आना, नहीं तो फिर स्किप कर दोगे तो ट्रिक का पता नहीं चलेगा कौन सी ट्रिक मैंने बताई है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो में लेके आओ तुमको पता चले। और NCERT को अपनी टॉप लिस्ट मानो तो नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। यू विल बी द टॉपर इन नीट 2026। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।